नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ राहुल कौशिक जी हैं और अगर इनकी बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में एक अच्छा पद इनके पास है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का पद इनके पास है। तो आज हम देश के वर्तमान स्थिति क्या है, क्या हालात चल रहे हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम इनके पास आए हैं और इनसे पूछेंगे जो वर्तमान स्थिति है वो देश की क्या है। तो सबसे पहले तो राहुल कौशिक जी, आपका आईना सच का न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि आप जो है जो वर्तमान स्थिति देश की अभी चल रही है तो उस पर अपना व्यू दें और लोगों को बताएं कि क्या स्थिति अभी है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस विषय पर चर्चा मेरे साथ की जाए। देखिए, देश के हालात आप कई क्षेत्रों के ऊपर अगर ध्यान दें, कई विषयों पर ध्यान दें, तब जाके आपको समझ में आएगा। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, ये मुख्य पैमाने हैं जिस पर लोकतंत्र चलता है। इन स्थितियों में अगर आप आज देखें तो आप पाएंगे कि स्थितियां गंभीर हैं। किसी भी एक क्षेत्र में हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें आप तो आप जीडीपी की ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं वो देख लीजिए, मुद्रास्फीति देख लीजिए कितनी बढ़ रही है। लोगों की आमदनियां घटी हैं, बढ़ नहीं रही हैं। महंगाई बढ़ रही है, कम होने की बात तो दूर, संभल भी नहीं रही है, बढ़ ही रही है। राहुल जी, मैं आपको रोकूंगा बीच में। अब ये जो महंगाई बढ़ रही है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो देश चला रहे हैं, जो सरकार चलाते हैं, वही जिम्मेदार है। और उसी मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। 2013-12 में यही बात वो लोग कहते थे कि महंगाई बढ़ रही है, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री की है। वही बात है आज भी। अगर उस समय ये बात लागू थी तो आज भी वही बात लागू है। देखिए, केंद्र की नीतियां ही आपकी आर्थिक स्थितियां तय करती हैं। आपदाएं, विश्व संकट, ये सब अपनी जगह हैं, वो असर डालते हैं। लेकिन जो नीतियां हैं वो आपको इन बुरी परिस्थितियों में भी संभाले रखने का काम कर सकती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आम नागरिक जो है आज महंगाई की मार से संभल नहीं पा रहा। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। अभी 2 दिन पहले शायद पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं। अगर आप उसके आंकड़े देखें तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। वाहवाही लूटी गई कि हमने दाम कम कर दिए, लेकिन पिछले 6 महीने में आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए कितने थे, उसमें से कम कितने किए? आपको आंकड़ा दूं मैं? ये 1 मिनट। पिछले 60 दिनों में पेट्रोल पे केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये बढ़ाए थे और अब उसमें से 8 रुपये कम करती हैं। 6 महीने 60 दिन की बात कर रहा हूँ, 8 साल की बात नहीं कर रहा। 8 साल में तो बहुत फ़र्क है। 8 साल में फ़र्क ये है कि एक्साइज ड्यूटी हमारी पेट्रोल की, मेरे ख्याल से अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं, ...2014 में केंद्र सरकार 9 रुपये 48 पैसे लेती थी पेट्रोल पे। 2014 में 9 रुपये 48 पैसे, मोटा मोटी 10 रुपया। आज ये रेट कम होने के बाद भी, जो अभी रेट कम हुए हैं इसके बाद भी, मई 2022 में 19 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी है। दुगनी, मतलब डबल हो गया। डबल 8 साल में। डीजल पे 2014 में 3 रुपये 56 पैसे थी और आज ये 15 रुपये 80 पैसे है, 5 गुनी। गैस के दाम 414 रुपया था सिलेंडर का दाम। आज जिसे सब्सिडी वाली उज्ज्वला स्कीम के तहत जो सिलेंडर आता है उसका दाम भी 803 रुपये है, करीब करीब दुगना। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप ये कह देते हैं कि साहब हमने एक्साइज रेट कम कर दिए, राज्य कम करें। अरे राज्यों ने बढ़ाई कहाँ है? आप उदाहरण देखेंगे, जो बढ़ाएगा रेट वही तो कम करेगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तेलंगाना का उदाहरण लीजिए, 2014 से 2019 तक जो वैट वो लगाते हैं प्रदेश में पेट्रोलियम पे, वो उतना का उतना ही है जितना 2014 में था। अच्छा राहुल जी, मेरी मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती, जो इस समय जो शासनकाल चल रहा है, जो राजनीतिक दल शासन कर रहे हैं, मैं किसी की बात नहीं कहूँगा, वो उनका पिछले काफ़ी समय से ये बराबर वो लोग कह रहे हैं क्या इंडिया जो है वो विकास की ओर जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, और क्या विकास किस चीज़ में हो रहा है, थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए, अगर फिर ये आर्थिक जो स्थिति है इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, और इसे मैं विकास आप किस दृष्टि से कह सकते हैं मैं नहीं कह सकता। मैं इसको जिसे हम कहते हैं ना कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो जो बढ़ रही है, उसको और आसानी से आपको समझाऊं क्या चीज़ बढ़ रही है जिससे आपको समझ में, हम सबको समझ में आता है, मेरे भी उसी चीज़ से समझ में आता है। ये इन आंकड़ों में इतना, आर्थिक आंकड़े जो हैं इतना नहीं। 2014 से 2022 के बीच में खाने के तेलों के दाम 90 से 95% बढ़े हैं, जिसमें आपका रिफाइंड है, मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, 90 से 95%। ठीक है, गैस डीजल मैं बता ही चुका हूँ आपको कितना बढ़ा है। दालों में अगर आप लें तो वो भी करीब करीब 50 से 60% बढ़ी हैं। ठीक है, 50 से 60% दालें बढ़ गई, यानी अरहर और उड़द की दाल 50 से 60% बढ़ गई। अंडा दूध 40% बढ़ गया है। ठीक है, ऐसे ही संतरा, आम, फल हैं, आप सब खाने की, खान पीन की चीज़ों की ले लें, तो ये आपका स्थिति है। और विकास मैं इसे तब मानूंगा जब आप और हम जितना उस समय कमाते थे उसी स्तर पे, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ रही है उसी स्तर पे आज भी कमा रहे हैं, तो मैं उतना ही खर्च कर सकता हूँ आज भी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें हिंदुस्तान की, यानी प्रति नागरिक आय मोटा मोटी निकलती है फिगर, क्योंकि सरकार पूरे आंकड़े उसमें जमा नहीं करती है, तो ये जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करके, यानी जनसंख्या से भाग देके हम निकालते हैं मोटा मोटी। वो हमारी सिर्फ 23% बढ़ी है। अब आप इसे ऐसे समझें, 100 रुपये की चीज़ जो मैं उस समय 2014 में ख़रीदता था, वो आज मुझे 150 रुपये में मिलेगी, क्योंकि मोटा मोटी 50% के ऊपर ही बढ़ा है सब कुछ, तो 150 रुपये की हो गई। मेरी इनकम 100 रुपये थी, मेरी आमदनी 2014 में थी 100 रुपये, वो आज 23% बढ़ी, यानी 123 रुपया हो। तो मैं वो चीज़ें कैसे खरीद सकता हूँ? वो तो मेरी विकास मेरा कहाँ हुआ? विकास के और जो मुद्दे हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, नौकरियाँ, मैं अच्छा इसमें जो हम बात कर रहे हैं आपकी इनकम की, आमदनी की, ये उन लोगों की है जिनके पास किसी ना किसी तरह का काम है, नौकरियां हैं जिनके पास, चाहे पक्की हों, चाहे कच्ची हों, चाहे पूरे साल की हों, चाहे कुछ समय का काम हो, ये उनकी बात कर रहे हैं। और वो लोग कितने हैं? इस देश में आज 90 से 95 करोड़ लोग काम करने की स्थिति, काम मांगने की स्थिति में हैं। उन्हें काम चाहिए। राहुल जी, बस एक थोड़ा सा, उन्हें काम चाहिए। और हमारे सारे सेक्टर सरकार को भी मिला के 40 से 45 करोड़ लोगों को काम दे पाते हैं, जिसमें परमानेंट नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब तरह के काम जिससे कुछ आमदनी कभी ना कभी महीने में होती है। बाकी 40-50 करोड़ तो कहाँ विकास है? अब विकास किस बात का हम कहें? भाई नए हवाई जहाज या नई सड़क बना देना या नए वाहन खरीद लेना या नई बिल्डिंग बना देना सिर्फ विकास नहीं है। विकास मुख्य है नागरिक के विकास से। नहीं राहुल जी, अगर बात की जाए, जैसे अभी जैसे आपने बताया क्या, जो कितने सारे युवा हैं जो जिन्हें नौकरी नहीं है, कुछ लोगों को व्यवसाय मिला, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम रहा। लेकिन अगर बात की जाए जो युवा हैं जो पढ़ लिख कर और वो उन्हें रोज़गार नहीं मिला, उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो क्या नैतिक जिम्मेदारी इसकी किसकी होनी चाहिए? कौन इसमें दोषी कौन है आखिर? दोषारोपण करना आसान होता है, लेकिन अगर आंकड़ों के तथ्य पे देखें आप, तो मुख्य दोष केंद्र सरकार का है। आप सिर्फ
केंद्र की सरकारी नौकरियों की बात कर लीजिए, और ये वित्त मंत्रालय के आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपको। पिछले वर्ष 78 लाख जगह खाली थी केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए। ठीक, कितने लोगों को नौकरी दी केंद्र सरकार ने? 1 लाख भी नहीं। क्यों? बाकी तो बिजनेस जो प्राइवेट निजी व्यवस्थाएं हैं, निजी संस्थान हैं, वो भी रखेंगे ही, देते ही हैं नौकरी। लेकिन जब आपके पास, आप नई नौकरी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सरकार, केंद्र सरकार नई नौकरियां नहीं बना रही है, लेकिन जो हैं वो भी क्यों नहीं भर रहे हैं आप? और ये प्रदेशों में भी स्थिति ऐसी ही है। आप चाहे स्कूल ले लें, चाहे अस्पताल ले लें, क्यों नहीं है डॉक्टर, क्यों नहीं आप नौकरी दे रहे हैं? अब इसकी क्या वजह है? इसका कई सारे पहलू हैं, लेकिन जिम्मेदारी कहीं तो बनती है। सरकार चला रहे हैं आप, लोकतंत्र में सरकार जब चलती है, जब आप चलाते हैं तो आप उससे वाहवाही भी लेते हैं। आप कुछ अच्छा करते हैं तो वाहवाही भी आपको मिलती है, क्रेडिट आपको मिलता है। तो अगर अच्छा नहीं है तो उसका भी जो श्रेय है वो आपको ही जाएगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। राहुल जी, आपके जो आपका परिवार है वो राजनीति से काफ़ी समय पहले जुड़ा हुआ है। बाबूजी की अगर बात की जाए तो उनका बड़ा वर्चस्व रहा और दुनिया उन्हें जानती है। आप पॉलिटिकल में काफ़ी आपका जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने ऐसा देखा है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और सवाल ये है कि अभी जो जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते भी जो अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, जो किसान है, जो अन्नदाता है, उसकी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें घटौती हो गई है। कैसे जीवन चलेगा, क्या होना चाहिए, क्या सजेशन देना चाहते हैं आप आम जनता को? देखिए, बहुत सीधे से, मतलब अगर राजनीतिक जवाब देना है तो कहो कि साहब पकौड़े तलिए, पकौड़े बेचिए, लेकिन ये बेईमानी है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को जो दिख रहा है, देखिए ज़मीनी तौर पे जो दिख रहा है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आंकड़े ही नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे आसपास भी घटित है, मुझे दिखता है आसपास, मैं वो बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। किसानों के लिए भी समस्याएं गंभीर हैं, कृषि व्यवसाय के लिए समस्याएं बहुत गंभीर हैं। इसमें नीतिगत निर्णयों की ज़रूरत है जो सरकारें लेने में हिचकिचाती हैं, और कॉरपोरेट घरानों के तरफ से दबाव जब है सरकारों पर, तो निर्णय भी उसी तरीके के हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। आप देखिए, कितना भी कोई कह ले, आप मुख्यमंत्री आके कितनी बार यहाँ कह गए गन्ने के दाम का भुगतान फ़ौरन हो, लेकिन अभी भी 6 महीने तो आम बात है, 6 महीने बाद ही आता है। अब उस पैसे का जो आज उसे ज़रूरत है वो नहीं मिलेगा तो वो कर्ज के साइकिल में जाता है, बार बार कर्ज लेना पड़ता है उसे। जब उसका पैसा ही उसे नहीं मिल रहा तो उसे कर्ज लेना है कि उसे फसल तो लगानी है, वही उसका व्यवसाय है, उसे करना ही है। दूसरा, इसमें जो कृषि के संबंध में है, ये बात सही है कि कृषि का क्षेत्र, मतलब प्रति व्यक्ति जिसे कहते हैं हम, कि कितनी खेती है, उसकी कितनी ज़मीन है, वो कम हुई है, क्योंकि कई पीढ़ियां निकल गई, बंटवारे होते गए परिवारों में, तो कम हुई है। इसलिए सिर्फ उसी पे आधारित जीवन संभव नहीं है कि आपके पास जैसे आंकड़े बताते हैं कि करीब 70 या 80% जो किसान हैं आज, वो 5 एकड़ के नीचे की हैसियत वाले हैं। तो उससे आपको अनाज उतना मिलता है जिससे आप अपना परिवार का साल भर का अनाज रख लेते हैं। लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा मतलब बेच के आप उससे बहुत ज़्यादा कमा नहीं सकते, पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि उपज ही कम है, ज़मीन कम है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे कृषि अर्थशास्त्री जो हैं वो कहते आए हैं कि हमें समानांतर व्यवसाय जो हैं कृषि के, उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। किसानों को उसमें जाने के लिए हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, जैसे फूड प्रोसेसिंग का है। अब दुख की बात है, आप देखिए अमरोहा ज़िला, मेरे ख्याल से आप यहाँ कहीं भी निकल जाओ, चारों तरफ आम ही आम के बाग हैं और इतनी बड़ी पैदावार है। अब जाके बात हुई है कि स्टोरेज की फैसिलिटी यहाँ बनाएंगे। हालांकि अमरोहा ज़िले से आम सऊदी देशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान, सब जगह एक्सपोर्ट तक होता है। हाँ,
अमरोहा से जाता है? अमरोहा से जाता बहुत है, ज़्यादा। लेकिन हमारे पास सुविधाएं अभी भी नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा कि उसकी बात कर रहे हैं, एक बनाएंगे यहाँ शीत गृह जिसे कहते हैं, कोल्ड स्टोरेज। उसमें बहुत सारी चीज़, ये जो व्यवसाय हैं ये किसानों के हाथ में अगर होगा, अगर उसमें वो शिरकत करेंगे तो आमदनी बढ़ेगी और वो करना पड़ेगा। फाइनली हम इस पे नहीं डिपेंड रह सकते कि मेरी फसल की उपज जो है उसे उस कच्चे माल को ही बेच के मैं पैसा कमा लूँ। मुझे उसे प्रोसेस करके उसमें से कुछ प्रोडक्ट बनाकर, और इसके लिए सरकारों को बढ़ावा देना पड़ेगा। किसान ऐसी स्थिति में नहीं कि खुद वो कर ले, शुरुआती तौर पे उन्हें सहारा देना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे, और ये लंबे कार्यक्रम हैं जो मैं समझता हूँ शुरू हो जाने चाहिए थे। अब तक जो स्थितियाँ रही हैं हिंदुस्तान में, कुछ प्रदेशों में हुआ, अनफॉर्चुनेटली जैसे कहें उत्तर प्रदेश में अभी उस पर बहुत काम नहीं हो पाया। तो ये थे हमारे साथ राहुल कौशिक। आपने जो पूरा वार्तालाप जो आपने सुना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, थैंक यू।